हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिशन नंबर 34 इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर के लिए। ठीक है, और इसके पहले 33 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो आज का 34वां प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, इसमें हम बता दें कि टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जीके जीएस और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन, सबसे लास्ट में हम मैथ के 25 क्वेश्चन टोटल करने वाले, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी के 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है आपका ये दिया गया है इस गद्यांश से। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़िएगा और आपको इसी गद्यांश को पढ़ के आपके जो 5 नंबर क्वेश्चन तक आंसर देना है। पहला क्वेश्चन जो है इस गद्यांश से है, दिया गया है कि सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है। ठीक है, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है। गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको निकल के आएगा आंसर सी पार्ट, युद्ध वीरता जो है सबसे प्राचीन वीरता है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रणाली जो है अपेक्षित है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो युद्ध वीरता के लिए सबसे ज्यादा अपेक्षित माना गया है इसमें साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। गद्यांश के अनुसार जब आप पढ़ेंगे तो आंसर डी ऑप्शन निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। तो उत्कंठापूर्ण आनंद जो है इसमें से अगर हम देखेंगे तो 3 का ये हो जाएगा, उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। ठीक है, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। तो इसमें हो जाएगा आंसर ए पार्ट। ठीक है, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, ये 3 जो है भेद किए हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो किसी गद्यांश से होगा और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्साह के भेद किस आधार पर जो है किए गए हैं। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद आपका आंसर निकल के आएगा डी पार्ट, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर किया गया है। ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दिया गया है कि गाय फल खा रही, इस वाक्य में गाय का पद परिचय करना है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, गाय फल खा रही है, इसमें गाय का पद परिचय बताना है। गाय क्या है, गाय के बारे में बताना है। इसमें गाय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्म कारक है, क्या है, ये चीजें बताना है, सभी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गाय क्या है, गाय जो है एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, यहाँ व्यक्तिवाचक, भाववाचक, तो ये तीनों ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। जातिवाचक सिर्फ दिया गया है डी पार्ट में, तो जातिवाचक संज्ञा है, गाय एक वचन है। ठीक है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है, खा रही है, क्रिया का कर्ता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जो सर्वनाम किसी शब्द, वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। तो जो सर्वनाम शब्द, वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये भी जान लीजिए। इसमें पहला आता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम आता है। दूसरा आता है इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष इसका दूसरा भेद है। तीसरा भेद इसमें आता है अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित जो थोड़ा है इसके शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये विशेषण है और किस विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो थोड़ा क्या बता रहा है, थोड़ा उसका जो है मात्रा बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जिस शब्द से हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम को नाप तौल के मात्रा का बोध कराएं वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो थोड़ा दूध है, यानी कि इसको मात्रा का बोध करा रहा है कि दूध कितना है, थोड़ा है, तो यहाँ पे परिमाणवाचक हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अधोलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन सी है बताना है। ठीक है, अकर्मक क्रिया इसमें से बताना है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, श्याम सोता है, वो अपना सिर खुजलाता है। यहाँ पे अकर्मक क्रिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, श्याम सोता है, मतलब कि सोना जो होता है वो किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है, तो अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाएं क्या होती है, तो वह क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्ता पर पड़े एवं उनके संपादन के लिए कर्म की आवश्यकता न हो, तो वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि हंसना हो गया, ठीक है, रोना है, सोना है, दौड़ना है, तो ये सभी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। चलिए निम्नलिखित में से शब्दों में निपात का कौन सा उदाहरण इनमें से शब्द है। ठीक है, निपात का उदाहरण में कौन सा आएगा, इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है। तो निपात शब्द इसमें अगर हम देखते हैं तो ठीक शब्द जो लिखा हुआ है ये निपात के अंतर्गत आता है।
ठीक है। निपात क्या मतलब कि किसी बात पर अतिरिक्त भार या जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करा जाए उन्हें निपात कहते हैं। जैसे कि भी शब्द हो गया, निपात के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो शब्द हो गया, तक शब्द है, इसके अलावा केवल शब्द हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ही शब्द भी क्या है, निपात के अंतर्गत आता है। और मात्र शब्द क्या है, बहुत सारे निपात हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना। ऑप्शन इसमें ए पार्ट से है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द की अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, तो इसमें देखिए संकल्प दिया गया है, लज्जा दिया गया है, घटना दिया गया है और प्रार्थना दिया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पुल्लिंग शब्द आता है संकल्प में। ठीक है, संकल्प क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी सारे लज्जा, घटना, प्रार्थना ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि इसमें हमें जोड़कर बताना है। ठीक है, कारक दिया गया है और उनकी विभक्तियां दी गई हैं, तो बताना है कि कौन से इसमें से सही है। ठीक है, इसमें से कौन से सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से, चलिए इसमें देखिए दिया गया कर्ता, कर्ता का विभक्ति कौन सा होता है, तो कर्ता का होता है क्या, कर्ता का अन्य होता है। ठीक है, तो आ का क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा। कर्ता ने, कर्म का क्या होता है, कर्म का को होता है। ठीक है, करण, करण का होता है करण से या अथवा के द्वारा होता है। और अधिकरण का होता है में पर। तो इस तरीके से इसका मिलान हम कर देंगे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाए, सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसके लिए राइट। ठीक है, सी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मिलान कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वो लौट कर कहने लगा किस पदबंध का उदाहरण है। ठीक है, लौट कर कहने लगा ये किस पदबंध का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए जिस शब्दों से क्रिया का अर्थ का होना या अथवा करना व्यक्त किया जाए वहां पे क्या होता है, क्रिया होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो वहां पे क्या हो गया, खाया, रोया, कहना, जाएगा। तो यहाँ पे लौट कर कहने लगा, तो कहने लगा मतलब ये किस पदबंध के अंतर्गत आएगा, तो ये क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। ठीक है, शुद्ध शब्द की अगर हम बात करेंगे कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, विकल्प बी के अंतर्गत सभी शब्दों का क्या है, ठीक है, सभी शब्द यहाँ पे क्या सही है, पर्यवसान दिया गया है, विपन्नावस्था दिया गया, अभ्यारण दिया गया है और निरवलंब दिया गया है। ठीक है, और दिया गया है तदुपरांत और प्रत्यावर्तन दिया गया है। ठीक है, प्रत्यावर्तन, इसके बाद दुरावस्था और पुनरावलोकन दिया गया। यहाँ पे सही अगर ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर सही है, सब में सी पार्ट में सही है। ठीक है, तदुपरांत और प्रत्यावर्तन सही है, सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय इसमें से कहाँ पे लगा हुआ है, तो परित्यक्ता और अनुनादित अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए उपसर्ग और प्रत्यय का दोनों। परित्यक्ता में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो परि उपसर्ग लगा हुआ है। और इसमें अगर हम देखते हैं प्रत्यय, तो प्रत्यय इसमें ता लगा हुआ है। ठीक है, और अनुनादित में अगर हम देखें तो अनुनादित में अन उपसर्ग लगा हुआ है। और इसमें अगर हम देखें प्रत्यय तो इत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें दोनों लगा हुआ है, तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा इसमें से। ठीक है, उच्चारण का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो उच्चारण का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण बनता है, जो किसी पार्ट में जो लिखा हुआ है यह सही रूप से लिखा हुआ है। ये किस संधि का उदाहरण है, तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए ये किस समास के विग्रह पद हैं। ठीक है, युद्ध में स्थिर रहने वाला, अर्थात अगर हम इसको समास करते हैं तो ये इसको कहा जाएगा युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर कहेंगे, युद्ध में स्थिर रहने को युधिष्ठिर कहते हैं। और युधिष्ठिर किस समास के अंतर्गत आता है, तो ये आता है अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अलुक तत्पुरुष, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव रूप बताना। अट्टालिका का तद्भव रूप इसमें से क्या हो जाएगा, क्या राइट आंसर है, अट्टालिका का तद्भव। अट्टालिका क्या है, अट्टालिका जो है तत्सम है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अटारी। ठीक है, अटारी हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या है, ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्दों की जोड़ी कौन सी सही नहीं इनमें से। ठीक है, सुमन का पुष्प दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में, निशा का निशाचर दिया गया है,
चारपाई, खटिया दिया गया, पाठशाला, विद्यालय। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो सी, डी और ए तीनों सही हैं, लेकिन बी पार्ट गलत है। ठीक है, बी पार्ट इसमें गलत है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो निशा का निशाचर जो दिया गया ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि निशा का अर्थ क्या होता है, रात्रि होता है। ठीक है, निशा का अर्थ क्या होता है, रात्रि होता है। और निशाचर का अर्थ क्या होता है, निशाचर मतलब जो रात में चलने वाला अर्थात राक्षस या फिर दैत्य कह सकते हैं। तो इन दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे यही शब्द जोड़ी गलत है, बाकी सारे सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा इसमें। ठीक है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है यहाँ पे। तो अगर हम इसमें देखते हैं विलोम की दृष्टि से, तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ दिया गया है पहले वाले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में संयुक्त का संधियुक्त, तीसरे में समस्त का अभ्यस्त, चौथे में आज्ञ का अनभिज्ञ। अब यहाँ पे कौन सा जो है विलोम सही रूप से लिखा गया है, तो यहाँ पे सही रूप से अगर हम देखते हैं तो ए पार्ट में सही रूप से लिखा गया है। ठीक है, बाकी संयुक्त का विलोम जो संधियुक्त लिखा है गलत लिखा है। इसका जो विलोम होता है वो होता है असंयुक्त। ठीक है, संयुक्त का विलोम क्या होता है, असंयुक्त होता है। और आज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। ठीक है, आज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अभिज्ञ का जो दिया गया अनभिज्ञ, इसका विलोम अभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहते हैं, परिशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, परिशिष्ट कहते हैं। यहाँ आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, परिशिष्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है, इसमें से बताना है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 22 का सी पार्ट सही है, दुर्लभ वस्तु। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु। ठीक है, गूलर के फूल मतलब दुर्लभ वस्तु। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। तो यहाँ आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना, इसमें से क्या अशुद्ध दिया गया है, मतलब गलत कौन सा है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। दूसरा है देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। तीसरा इसमें बताना मैं पुस्तकालय में नियत समय पर पहुंचता हूं। चौथा है तुम चिंता ना करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। यहाँ पे किस वाक्य में गलत दिया गया है। ठीक है, तो गलत की अगर हम बात करें तो देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है जो कि लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप होगा देश के। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था देश के, ना कि देश के मौजूदा हालात ठीक नहीं है। ठीक है, मौजूदा और वर्तमान शब्द और ये दोनों मतलब देश के वर्तमान मौजूदा जो लगा हुआ है ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो वर्तमान शब्द परस्पर क्या है, समानार्थी, जो कि एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता, जबकि यहाँ दोनों प्रयोग किया गया तो इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। ठीक है, तो दी गई जो पंक्ति है इसमें करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर डी पार्ट 6 का अनुप्रास अलंकार है। जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां पे क्या होता है, 6 का अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इंग्लिश से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक इस पैसेज दिया गया और इस पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना। ठीक है, पैसेज को आप लोग पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये पैसेज है अभी इसमें ये इतना सारा ये पैसेज है, तो आपको इसको पैसेज को पढ़ना है एक तरफ से। ठीक है, इस तरीके से पॉज करिएगा वीडियो, एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर इससे जो 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे वो हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच वर्ड इन पैरा 2 विल बी क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड एक्साइटमेंट। मतलब कि इसमें से बताना है कि एक्साइटमेंट का मीनिंग क्या होगा, कौन सा इसमें से अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्साइटमेंट की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है उत्तेजना। इसका अर्थ क्या होता है, उत्तेजना। तो इसका सिमिलर मीनिंग अगर देखें, क्लोजेस्ट मतलब सिमिलर मीनिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका थ्रिल। ठीक है, इसका सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा, थ्रिल। तो आंसर इसके लिए बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, थ्रिल। थ्रिल मतलब भी रोमांच या फिर उत्तेजना कह सकते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। आइडेंटिफाई द वर्ड इन पैरा नंबर 3 व्हिच इज द एंटोनेम ऑफ द वर्ड सिमिलियर। सिमिलियर का एंटोनेम मतलब कि हमें विलोम शब्द बताना है सिमिलियर का। सिमिलियर का विलोम क्या हो जाएगा, सिमिलियर का अर्थ क्या होता है, सिमिलियर का अर्थ होता है समान रूप या स्वरूप। ठीक है, तो समान या स्वरूप कह सकते हैं सिमिलियर का अर्थ। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डी पार्ट डाइवर्स।
ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डाइवर्स। डाइवर्स का अर्थ हो जाएगा विभिन्न प्रकार या अनेक प्रकार। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, देयर आर ओवर 9 लाख अराइवल्स पर मंथ, द अंडरलाइन वर्ड इन दिस सेंटेंस स्टैंड फॉर। अब ये जो अराइवल्स है ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये किसके लिए मतलब इसमें रखा गया? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो पैसेज के अनुसार अराइवल्स का अर्थ निकल के आएगा अफ्रीका आने वाले टूरिस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ये टूरिस्ट के बारे में बता रहा है, तो यहाँ आंसर ए पार्ट करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है साउथ अफ्रीका हैज, इसके बाद फिर डैश दिया गया है, ठीक है, नेशनल पार्क which account for almost dash परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया। तो यहाँ पे हमें भरना है कि साउथ अफ्रीका कितने नेशनल पार्क था और कितने ऑलमोस्ट परसेंटेज है कंट्रीज टोटल एरिया के कितने परसेंट है। अब जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो उसमें आपको निकल के आएगा इसमें आंसर कि 19 नेशनल पार्क हैं साउथ अफ्रीका के पास, जो 3% जो है कुल क्षेत्रफल का लगभग 3% क्षेत्र घेरे हुए हैं। तो यहाँ पे 3% हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन लिए इसके लिए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, उसे पढ़ना है, इसके बाद हमें इसका आंसर निकालना है, बताना है कि कौन दोनों में क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। पढ़िए इसको तो इसके बाद आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट। चलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है टूरिज्म जनरेट्स 1 से 3% ऑफ साउथ अफ्रीका जीडीपी, और दूसरा है आउट ऑफ 9 लाख टूरिस्ट दैट विजिट साउथ अफ्रीका 3/4 ऑफ देम आर फ्रॉम आउटसाइड द अफ्रीकन कंटिनेंट। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे डी पार्ट सही है, ठीक है। ए यानी कि पहला सही है और बी जो कि गलत है, ठीक है। बी में क्योंकि 9 लाख यात्रियों में कम से कम 3/4 जो लिखा ये गलत है, पैसेज में 1/4 दिया गया, मतलब 1/4 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे गलती की गई, तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे भरना है हमें द मिनिस्टर्स ऑफिस डैश, यहाँ पे भरना है प्रेस स्टेटमेंट दैट द वेबिनार व्हिच हैड बीन हेल्ड ऑन द प्रीवियस डे हैड रिसीव्ड एन एक्सीलेंट रिस्पॉन्स। क्या भर देंगे जिससे कि ये सही रूप से हो जाएगा? तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं वाक्य में तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ठीक है। व्हिच हैड बीन हेल्ड, हेल्ड, इसके बाद अगर हम बात करें तो क्योंकि कार क्या है पहले ही कंप्लीट हो चुका है और वाक्य का क्या है पास्ट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा? इशूड, ठीक है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? इशूड। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। अ वैकेशन इज द टाइम टू रिलैक्स एंड ब्रेक अप फ्रॉम द रूटीन। इसके मतलब क्या हो जाएगा? कहाँ पर गलती किया गया है इसमें, इस वाक्य में गलती कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पे अगर फ्रेजल वर्ब का प्रयोग जो किया गया वो गलत है, ठीक है। जो कि यहाँ पे क्या किया गया? ब्रेकअप। ब्रेकअप का अगर हम बात करें तो इसके स्थान पर होना चाहिए था टेक ए ब्रेक, ठीक है, टेक अ ब्रेक, ये इसका इस्तेमाल होना चाहिए था, ये फ्रेजल वर्ब है। तो गलती ब्रेकअप पर हुआ है, आंसर इसका डी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, ठीक है। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसकी जगह पे हम क्या प्रयोग कर सकते हैं ये बताना। द वे समवन टॉक्स एंड बिहेव इंट्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन। अब इसमें जो अंडरलाइन है इसकी जगह पे हम क्या प्रयोग कर सकते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। पढ़िए इसका आंसर बताइए 33 में क्या हो जाएगा? चलिए तो द वे समवन टॉक्स एंड बिहेव्स इंट्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के बात करने व्यवहार करने का जो तरीका है उसकी विशेषताओं का परिचय देता है। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? मतलब कि आभा को प्रभावित करता है या फिर व्यक्तित्व को परिभाषित करता है या फिर व्यक्तित्व को दर्शाता है या फिर इशारों का प्रतीक है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 33 में हो जाएगा आंसर इसका बी पार्ट, डिफाइंस द पर्सनालिटी, ठीक है। 33 में इंट्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक मतलब डिफाइंस द पर्सनालिटी, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा गलत वर्ड है? तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 34 में देखते हैं तो यहाँ पे कन्वेन जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा CONVENE,
ठीक है, ये होता है इसका सही स्पेलिंग कन्वेन का, जो कि यहाँ पे गलती की गई है। तो इस तरीके से इसका अर्थ ये मतलब ये हो जाएगा इसकी स्पेलिंग, और इसका अर्थ क्या होता है, आमंत्रित करना या फिर बुलाना। ठीक है, तो आंसर ये पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सिनोनिम्स बताना है, मतलब कि पर्यायवाची हमें बताना है किसका, सिनिस्टर का पर्यायवाची। सिनिस्टर मतलब होता क्या है, सिनिस्टर मतलब होता है सिनिस्टर मतलब क्या होता है, सिनिस्टर मतलब होता है भयावह, इसका अर्थ होता है भयावह, या फिर इसको कह सकते हैं बुरा। ठीक है, मनहूस भी कह सकते हैं सिनिस्टर। तो यहाँ पे इसका जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इविल। इविल मतलब भी भयावह, मनहूस, बुरा। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए अगले प्रश्न में हमें एंटोनेम बताना है। एंटोनेम मतलब विलोम शब्द, किसका विलोम बताना है, अपोनेंट का विलोम बताना है। अपोनेंट मतलब होता क्या है, अपोनेंट मतलब होता है विरोधी। ठीक है, अपोनेंट मतलब क्या होता है, विरोधी। अपोनेंट मतलब क्या होता है, विरोधी। तो इसका जो है एंटोनेम क्या हो जाएगा, अपोनेंट का सपोर्टर। ठीक है, एंटोनेम क्या हो जाएगा, सपोर्टर हो जाएगा इसका सही रूप से। ठीक है, सपोर्टर मतलब समर्थक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड, मतलब कि जो वर्ड दिया गया है इसका हमें एक शब्द में बताना क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बेसिकली। साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो देखिए, जो मनुष्य के दिमाग अथवा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना, उसको हम कहते हैं एक शब्द में साइकोलॉजी। क्या कहते हैं, साइकोलॉजी, जो कि दिया गया है डी ऑप्शन में, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी मतलब मनुष्य के दिमाग और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना। फिलॉसफी मतलब होता है दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी मतलब कि, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष के अध्ययन करने वाला। और न्यूरोलॉजी मतलब तंत्रिका विज्ञान या फिर न्यूरोशास्त्र, या मनुष्य की तंत्रिकाओं का अध्ययन जो करता है, तो उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ, मतलब यहाँ पर भी हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ड्राइंग्स आर राइटिंग स्क्रिप्ट ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस, इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी दीवार पर बना जो चित्र या लिखावट होता है, उसको हम क्या कहते हैं एक शब्द में, तो उसको हम कहते हैं ग्रेफिटी। क्या कहते हैं, ग्रेफिटी, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, ग्रेफिटी। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, मतलब मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। हिट द सैक, हिट द सैक जो मुहावरा, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है सो जाना। ठीक है, हिट द सैक मतलब सो जाना। तो इसके लिए एक शब्द, मतलब इसके लिए अर्थ क्या हो जाएगा इसमें से, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप, यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, मतलब कि यहाँ पर भी हमें मुहावरे का अर्थ बताना है। अ हरकुलेन टास्क, हरकुलेन टास्क मतलब कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अत्यंत कठिन काम या फिर प्रयास। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन दिया गया इस तरीके से, अ टफ जॉब, अ टफ जॉब वर्क। तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब जो वर्ड सेंटेंस दिया गया उसका हमें पैसिव बनाना है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है माई डॉटर राइट्स वेरी ह्यूमरस पोएम, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव फॉर्म बनानी है, एक्टिव फॉर्म में है। तो ये वाक्य किस में है, तो राइट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है वाक्य। इसका पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, और इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई करके प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी पार्ट। ठीक है, वेरी ह्यूमरस पर पोएम्स आर रिटन बाय माय डॉटर। तो आंसर इसके लिए डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस दिया है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे राहुल, क्वेश्चन मार्क, आस्क द डॉक्टर। अब इसका हमें बताना है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच में जो दिया गया है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। तो इसमें क्या करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस क्लॉज जो कि असर्टिव होगा उसको लगा देंगे। तो यानी कि इसका जो सही रूप से बन जाएगा वो बनेगा द डॉक्टर आस्क्ड राहुल हाउ ही वाज फीलिंग दैट डे। तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, ग्रामेटिकल एरर बताना है 43 में। इस वाले सेंटेंस में अवॉइड द पडल्स काज्ड बाय द डाउनपोर विच डाउनपोर वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम व्हाइल आई वाज ड्राइविंग। ठीक है, इसके लिए हमें इसमें गलती कहाँ किया गया बेसिकली ये बताना 43 में। ठीक है, तो यहाँ पे गलती की अगर बात करें तो जो दिया गया है अवॉइड द पडल्स। ठीक है, अवॉइड द पडल्स मतलब इसके स्थान पर हम कह सकते हैं अवॉइडिंग द पडल्स। ठीक है, अवॉइडिंग द पडल्स, क्योंकि वाक्य जो है पास्ट फॉर्म को दर्शा रहा है। ठीक है,
काज्ड बाय द डाउनपोर वाज क्वाइट, तो ये पास्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे जब पास्ट फॉर्म हो जाता है तब अवॉइडिंग जो होता है ये पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे अवॉइड प्रयोग न करके अवॉइडिंग द पडल्स प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन ए में गलती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, बताना है इसका टेंस बताना है इस वाक्य का। मीना हैज कम बैक फ्रॉम लंदन, ये किस टेंस में है ये वाक्य, ये वाक्य किस टेंस में दिया गया है। तो देखिए सब्जेक्ट है क्या, मीना, इसके बाद हैज दिया गया है, हैज हैव लगा हुआ है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, फिर अदर वर्ड है, तो यानी कि हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आंसर इसका क्या जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में हमें बताना है, चूज द ऑप्शन व्हिच इज फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज हैव बीन करेक्टली रीअरेंज्ड फॉर टू फॉर्म द करेक्ट सेंटेंस, मतलब कि ये वाक्य है, इसको सही रूप से एक वाक्य बनाकर हमें रीअरेंज करके बताना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो बिकम अ सन्यासी, ठीक है, बिकम अ सन्यासी, रिच क्लॉथ्स एंड अवे ऑल दिस ही हैज कास्ट, यहाँ पे हमें बताना है कि इसको रीअरेंज कैसे करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो ही हैज जो कास्ट लिखा हुआ ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ही हैज कास्ट, तो डी ऑप्शन पहले हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डी के बाद फिर ही हैज कास्ट, इसके बाद क्या वर्ब लगाएंगे, तो मतलब कि अवे ऑल हिज क्लॉथ, अवे ऑल हिज क्लॉथ, अवे ऑल दिस क्लॉथ, तो अवे ऑल दिस हो जाएगा, मतलब कि सी हो जाएगा, फिर आएगा रिच क्लॉथ, ठीक है, यानी कि बी आ जाएगा, रिच क्लॉथ एंड बिकम अ सन्यासी, तो ए, तो यहाँ पे डी सी बी ए हो जाएगा, डी सी बी ए हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया, तो इसका बी आंसर सही है। ये इस तरीके से रीअरेंज कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 46 से 50 जो दिया गया है, आपको एक पैसेज दिया गया, पैसेज में बीच बीच में आपको भरना है, तो उसको जो है भरेंगे कैसे, तो इसके तरीके देख लिए। क्वेश्चन दिया गया है, कंजम्पशन ऑफ जंक एंड फास्ट फूड इज द मेन डैश वन, दिया है ऑफ ओबिसिटी इन टीनेजर्स, फिर इसके बाद लार्ज इनटेक, और इसी तरीके से आगे पैसेज जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके से पैसेज दिया गया, ठीक है। और पैसेज के बीच बीच में यहाँ पे भरना है, ठीक है, 2 नंबर भरना, 3 नंबर, 4 नंबर, और इस तरीके से 5 नंबर पर भरना है, ठीक है। और इस तरीके से क्या क्या भरना, तो 46 में दिया गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स नंबर 1, ब्लैंक नंबर 1। अब काज, रिजल्ट, इवेंट, इफेक्ट, ये सब दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए 1 पे क्या भरा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से देखिए, कंजम्पशन ऑफ जंक्स एंड फास्ट फूड इज द मेन डैश ऑफ ओबिसिटी एंड इन टीनेजर्स, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो 46 में 45 हो गया, 46 में देखते हैं तो यहाँ पे काज का प्रयोग करना उचित हो जाएगा, ठीक है, काज ऑफ ओबिसिटी, क्योंकि जंक एंड फास्ट फूड का कंजम्पशन करना मेन रीजन है, रीजन किसका है, ओबिसिटी इन टीनेजर, टीनेजर्स में ओबिसिटी होना, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, काज। अब काज जो हो जाएगा, काज इसका फिल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 46 में दिया गया है, काज कहाँ पर दिया गया, ए पार्ट में, तो काज हम भर देंगे, ठीक है। इसी तरीके यहाँ पे अब देखेंगे, दूसरा है हाई कैलोरी एंड लो न्यूट्रिएंट फूड लीड्स टू वेट गेन, तो यहाँ 2 नंबर पे क्या भरेंगे, तो यहाँ पे हम भरेंगे अननेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी वेट गेन हो जाएगा, अनावश्यक रूप से वेट बढ़ना, तो यहाँ पे अननेसेसरी का प्रयोग करेंगे। अ नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज अराइज आउट ऑफ इट, ओबेसिटी 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 कैन आल्सो रिजल्ट इन डैश, नंबर ऑफ 3 में क्या भरेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भरेंगे साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक लो सेल्फ स्टीम एंड लो कॉन्फिडेंस, तो साइकोलॉजिकल यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ठीक है, जंक फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स शुड बी सब्स्टिट्यूट विथ लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स इन द डाइट, द बेस्ट वे टू कंट्रोल ओबेसिटी इज टू डू यहाँ पे भरा जाएगा रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, रेगुलर यहाँ पे भरा जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पे कॉज हो जाएगा पहले नंबर पर, दूसरे पर क्या हो जाएगा, नेसेसरी, ठीक है, तीसरा नंबर पर हो जाएगा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब कि साइकोलॉजिकल, ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 49 में, और इसके बाद हो जाएगा आपका रेगुलर एक्सरसाइज, तो डी पार्ट इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस तरीके से हो जाएगा इंग्लिश। अब देखते हैं हम सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन दिया गया कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबद्ध स्थलों को सुमेलित करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जन्म स्थान उनका कहाँ पर हुआ था, इसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, इसके बाद फिर उनको प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, फिर इसके बाद निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई, चारों इसमें जान लीजिए। जन्म स्थान उनका हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, ठीक है। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में,
और निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे, कुशीनगर में। तो सिंपली इसका यही आंसर हो जाएगा, 51 का नंबर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास की कमी या इंकार को क्या कहा जाता है। तो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास की कमी या इंकार को हम कहते हैं अनीश्वरवाद। ठीक है, जो अनीश्वरवाद होगा उसी को ईश्वर में विश्वास में कमी होगा। ठीक है, या इंकार करेगा कि ईश्वर है नहीं। तो अनीश्वरवादी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ईश्वर या किसी देवता के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, और एकेश्वरवाद ये विश्वास करता है कि केवल एक ही ईश्वर है। ठीक है, एकेश्वरवाद क्या विश्वास करता है कि केवल एक ही ईश्वर है। यहाँ पे आंसर होगा डी पार्ट। चलिए, निम्नलिखित में से किसे नील हरित शैवाल के रूप में जाना जाता है। नील हरित शैवाल, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं और ये एक कोशिकीय जीवाणु है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। दिल की धड़कन को सामान्य दर पर बनाए रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है इसमें से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं पेस मेकर का। ठीक है, पेस मेकर का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 हो गया, देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया गया था डगलस एंजलबर्ट नाम उनका, जिन्होंने किया था। तो सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार इन्होंने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इंटरनेट के जनक के रूप में हम जानते हैं विंटन सर्फ को। ठीक है, विंटन सर्फ को जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने किया था। और जो है इसमें से अगर देखा जाए तो चार्ल्स बेबेज जो थे कंप्यूटर के जो कंप्यूटर के पिता माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, विश्व बिल गेट्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। सीमोर क्रे जो है विश्व जगत के सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाजनपद और राजधानी दिया गया है। ठीक है, हमें इनका मिलान करके और इसके बाद फिर इनसे आंसर बताना है। ठीक है, सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 में राजधानी है। तो यहाँ पे जो है मिलाना है। काशी की राजधानी क्या हुआ करती थी। तो काशी की राजधानी जो है वाराणसी हुआ करती थी। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी का नाम चंपा था। वज्ज महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो वज्ज की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, और वत्स की राजधानी कहाँ होती थी, कौशाम्बी में। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया, गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। गदर पत्रिका थी और इसका पहला अंक जो प्रकाशित हुआ था वो उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ आंसर इसके लिए ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, कब प्रकाशन हुआ था। तो 1913 में, मतलब कि 1913 में गदर पत्रिका का पहला अंक जो है उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इसे अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया गया। ठीक है, पंजाबी और पश्तून में भी प्रकाशित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। इसी पत्रिका के कारण ही इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा था, गदर आंदोलन पड़ा था। और इसमें लाला हरदयाल जो थे, इन्होंने 10 मई 1913 में गदर पार्टी की स्थापना भी किया था इसी के नाम पर। चलिए, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है इसमें से। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का इसका नाम है। तो आंसर यही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इनमें से सभी सबसे ज़्यादा जो है टोटल 9 राज्यों में सीमा साझा करता है, 9 राज्यों से। तो आंसर इसका हो जाएगा ए सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, पेरियार टाइगर रिजर्व भारत की किस राज्य में स्थित है। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेरियार कहाँ पड़ता है, ये केरल में। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, केरल राज्य में ये पड़ता है। तो यहाँ आंसर इसका सी पार्ट है। ठीक है, पेरियार नदी एक बहती है केरल में, उसी के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने कहा। तो पारिस्थितिकी तंत्र के सर्वप्रथम एजी टांसले ने यह शब्द दिया था। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एजी टांसले को पारिस्थितिकी तंत्र का जनक माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट करेक्ट है। इस शब्द को इन्होंने सर्वप्रथम 1935 में जो है इन्होंने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है इसमें से। तो यहाँ दिया गया है IR यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण का जो है O2 और N2 द्वारा पुनः विकिरण करना, UV किरणों का जो है O2 और मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन द्वारा पुनः विकिरण करना। 2 ऑप्शन हो गया। इसके बाद इसमें तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है, इस तरीके से IR किरणों का जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का विकिरण, और UV किरणों के द्वारा CO2 और क्या है, पानी का पुनः विकिरण करना। तो इसमें से कौन सा है जो
कारक बनता है ग्लोबल वार्मिंग का? तो ग्लोबल वार्मिंग का कारक जो है IR किरणों का, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का पुनः विकिरण जो है प्रमुख कारण बनता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है पृथ्वी के तापमान में अविश्वसनीय वृद्धि हुई है और 1880 के बाद से पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि हुई है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जिससे ग्लेशियर के पिघलने में वृद्धि हुई है, जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई है, ठीक है। इससे तटीय क्षेत्र पर क्या है, विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, तो उसमें CO2 आ जाता है, ठीक है, CH4 मतलब मीथेन हो गया, O3 मतलब ओजोन हो गया, CFC, ठीक है, इसके बाद N2O ऑक्सीजन नाइट्रस डाइऑक्साइड आ जाता है और जलवाष्प यानी H2O भी उसका कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के राज्यपालों को केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, कनाडा के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन जो पद्धति है वो कहाँ से लिया गया? ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो सबसे मेन मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति होती है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, राष्ट्रपति के पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति होती है, ठीक है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना। किसकी पतली परत के साथ आवरण करना जाता है? तो उसको हम कहा जाते हैं, कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो ये किया जाता है जस्ता की पतली परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की पतली परत का आवरण करना जो है गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? चाय में अगर हम देखेंगे तो इसमें पाया जाता है वो है कैफीन, ठीक है। चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन, जो कि एक तरीके से ये नशीला होता है, ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष किसमें जो है लागू हुआ था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 में लागू हुआ था, तो आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है, ठीक है। 9 जून 2000 को पारित किया गया था ये अधिनियम, ठीक है। इस धारा में 66 प्रावधान है, ठीक है, धारा 66 का। इस अधिनियम में अनावश्यक कार्य जैसे कि हैकिंग के लिए धारा 66 का प्रावधान है, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार किस तिथि को मनाते हैं? तो ये हर वर्ष मनाते हैं 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं? हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आंसर डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 है, कंप्यूटर में डीवीडी का फुल फॉर्म बताना है। डीवीडी का फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। अगला प्रश्न है, एक ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो एक ट्रोजन हॉर्स जो है एक मलेशियस प्रोग्राम है, ठीक है, यानी कि दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम इसको कह सकते हैं हिंदी में, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो किस देश के से चुना है इसके दोहरे मॉडल को? तो ये चुना गया कनाडा के, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन कनाडा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 में हमें लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, जैसे 3C 2B 4A, फिर 27A, फिर इधर 64B, फिर 9C, फिर 4A 16B, तो इस तरीके से हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे A B C, तो यहाँ पे पहली बात AB है, तो यहाँ पर C होगा, ये तो कन्फर्म है। अब जब C है, लेकिन गिनती कौन सी आएगी? तो गिनती के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉलम में अगर देखते हैं तो 9 गुणे 3, तो ये कितना हो जाता है? 27। इसी प्रकार 4 गुणे 16, तो ये कितना हो जाता है? 64। तो इसी प्रकार 2 गुणे 4 यानी पे यहाँ पे 8, तो 8C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8C आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे क्या आएगा? AUEOI और फिर OE, तो आगे कौन सा आएगा? तो देखिए A से AEIO, देखिए इसके बाद क्या होता है? स्वर लिखा हुआ है तो स्वर U आता है, तो U हो जाएगा। इसके बाद ये उल्टा लिख दिया गया, ठीक है, UOIE, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A, तो UA इसका राइट हो जाएगा। अगला पद कौन सा आएगा इसमें? तो UA आएगा, सी पार्ट करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है कि यदि निश्चित कूट भाषा में CRAVE को HBFZ लिखा जाता है और राउंड को इस तरीके लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बर्थडे BIRD
y को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो क्रैब लिखा है, क्रैब को क्या लिखा गया है, क्रैब में अगर हम देखते हैं तो सी से एच अगर हम जाएंगे तो कितना जाएंगे, तो सी से एच हम जाएंगे, सी का जो क्रमांक होता है अंक में तो 3 होता है और एच का होता है 8, तो माने कि हम +5 जा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम आर से जाते हैं वी, आर से क्या जाते हैं वी जाते हैं, तो आर से जब बी जाएंगे तो आर का होता है 18 अंक क्रमांक और वी का होता है कितना 22, तो 18 + 4 जाते हैं, 18 4 22 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ए से एफ जाएंगे, एफ से ए का होता है क्रमांक 1 और अंक क्रमांक एफ का कितना होता है 6, यानी कि फिर हम 1 से 6 आया तो यानी कि 1 से +5 आ गया, ठीक। इस प्रकार देख लेते हैं इसको दोबारा लिख के, CRAVE, ठीक है, इस तरीके से है और इसमें HVFZJ इस तरीके से दिया गया है। तो अगर हम C से H जाएंगे तो C का मान कितना होता है 3, 18, 1 और 22 और ये होता है E 5। इसी प्रकार H का मान 8, फिर 22, फिर 6, फिर 26 और इसके बाद आ जाता है J का मान होता है 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम 3 से 8 जाते हैं मतलब +5 चले गए, अब R से 20 तो +4, A से F तो +5, फिर 22 से 26 तो 22 से 26 मतलब कि +4, फिर 5 से 10 माने कि +5 गया, मतलब +5 +4 +5 +4 का चलता है। और सेम यही पैटर्न इसमें भी चलता है, ठीक है, इसमें भी चलता है इस तरीके से। तो सेम यही पैटर्न चलता है, आप निकालिएगा मतलब +5 +4 +5 +4, तो हम बर्थडे BIRDY का अगर हम निकालते हैं इसमें सेम पैटर्न यही लगाएंगे, तो इसमें हम करेंगे +5, तो B का होता है 2, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 7 का मान G हो जाएगा, ठीक है। I में हम जोड़ेंगे 4, तो I का मान होता है 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13, M का मान हो जाएगा, ठीक है। R में फिर हम 5 करेंगे तो 18 5 23, 23 का मान होता है W का। D में हम फिर 4 करेंगे तो 4 4 8, 8 का मान होता है H, और Y में हम +5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका D, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा GMWHD हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, तो बी पार्ट इसके लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में क्या दिया गया है कि जानकारी दिया गया अक्षर की संख्या कूट दर्शाता है, संख्याओं के उस संयोजन का चयन करना है जिससे कि अक्षरों को तदनुसार व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बनाया जा सके, ठीक है। REACTIVE दिया गया है, इसको अगर हम एक सार्थक शब्द बनाएं तो कैसे बनेगा, तो देखिए इसमें हम सबसे पहले CR लेते हैं, ठीक है, C, फिर R ले लेते हैं, फिर E, फिर A, फिर T, फिर I, फिर VE, तो इस तरीके से क्या बन जाता है क्रिएटिव, तो ये हमारा सार्थक अंक बन गया। तो यहीं पर हमें ये पैटर्न लिखना है, C का मतलब 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 2 3 5 6 7 8, तो इस तरीके से आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। तो 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण में से x का मान ज्ञात करना है। दिया क्या गया 0.003 बटे x बराबर 0.002, ये दिया गया हमें मान, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसमें बेसिकली क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। x को पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.004 अपान 0.002, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए ऊपर 1 2 3 4 अंक के पहले दशमलव लागे हैं, 3 अंक के पहले, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दशमलव हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4/20 बचेगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब 1/5 आ जाएगा। फाइनली इसको अगर डिवाइड करते हैं तो दशमलव लगाएंगे 5 दूनी 10, तो 0.2, एक्स का मान कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, जो कि दिया गया है बी पार्ट में दिया गया है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में, ठीक है, कोई त्रिभुज है और एक्स वाई जेड में एक्स ओ क्या है मध्यिका है, ठीक है। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड हम बनाते हैं पहले, इस तरीके से कोई त्रिभुज है और यहाँ पे जो दिया गया है क्या दिया गया है, अब ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, इसमें क्या है एक्स ओ मध्यिका है, एक्स ओ मध्यिका डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये मध्यिका हो गई और ये है ओ बिंदु।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स ओ बराबर 1/2 YZ के, मतलब एक्स ओ बराबर क्या है 1/2 YZ के है। ठीक है, ठीक है, 1/2 YZ के है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ओ वाई बराबर ओ जेड, ये बराबर के कितना हो जाएगा 1/2 YZ के। चूंकि ये मध्यिका है तो मध्यिका ये इस तरीके से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों मध्य बिंदु काटेंगे। तो यहाँ से अगर हम ओ वाई बाहर निकालते हैं तो 1/2 YZ के हो जाएगा। ठीक है, ओ वाई बराबर कितना हो जाएगा 1/2 YZ के। अब मान इसलिए दिया गया तो ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा ओ आई के। ठीक है, ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा ओ आई के हो जाएगा, ओ एक्स बराबर ओ वाई के हो जाएगा। क्योंकि ये बराबर है और ये मध्यिका है और इसके बता रहा है कि आधा है इनका, ओ वाई जेड के आधा है, तो ये ओ वाई बराबर कितना हो जाएगा ओ वाई बराबर ओ एक्स के। तो इसलिए कोण एक्स वाई ओ मतलब ये कोण बराबर के हो जाएगा कोण वाई एक्स ओ। ठीक है, वाई एक्स ओ मतलब इस कोण के बराबर हो जाएगा दोनों। ठीक है, वाई एक्स ओ एक्स ओ एक्स ओ, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए अगर हम बात करेंगे तो कोण एक्स वाई ओ बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, कोण एक्स वाई ओ, क्योंकि वाई एक्स ओ बराबर मान दिया गया है, वाई एक्स ओ का मान कितना दिया गया 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए, वाई एक्स का मान दिया गया है 30 डिग्री, तो इसीलिए जब वो 30 हो गया तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री के, क्योंकि किसी त्रिभुज की समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसीलिए एक्स वाई जेड का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कोण एक्स वाई जेड मतलब इस कोण को हमें ज्ञात करना है पूरा ले लें, तो इसका मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी निकाला तो 30 डिग्री भी इसका भी मान है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x बराबर हो, अब देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए था यदि x बराबर -2/3 हो। ठीक है, ये मान दिया गया, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए इसका मान -2/3। तो हमें मान किसका निकालना है 9x² - 3x - 11 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे सिंपली 9x का मान है -2/3 का होल स्क्वायर, -3x का मान है इंटू -2/3 -11 का। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 9 गुणे 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9 माइनस और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 दूनी ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा -11, यहाँ से 9 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 2 -11, 4 2 6 -11, तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू -5 आ जाएगी। इसका राइट आंसर -5 इसका सही है, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन क्या है। 79 नंबर क्वेश्चन है, दीपक ने 21,250 रुपए की राशि एक 6 वर्षों के लिए निवेश किया। 6 वर्षों के पश्चात वो किस साधारण ब्याज से कुल राशि 26,350 रुपये प्राप्त करेगा। ठीक है, ये हमारा दिया गया है, 6 वर्ष दिया गया, 6 वर्ष के बाद वो साधारण ब्याज से, मतलब कि हमें यहाँ परसेंटेज मतलब दर निकालना है, दर बताना कौन से दर से वो 26,350 रुपये प्राप्ति करेगा। ठीक है, ये कैसे लगाएंगे इसके आंसर को। चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको पसंद आ रहा हो मेरा पढ़ाया हुआ तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसको लगाते हैं, साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज का हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले 6 वर्ष का साधारण ब्याज देख लेते हैं कितना आ जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, हम मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे। यहाँ पे मिश्र धन कितना हमारा 26,350 है और मूलधन हमारा 21,250 है। इसको घटाइएगा तो साधारण ब्याज आ जाएगा 5,100 रुपये। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आ गया। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT/100, तो यही लगाएंगे, तो 5100 पता है हमें, सिंपल इंटरेस्ट अभी निकाला, इंटू पी का मान पता है 21,250, इंटू आर निकालना है, इंटू टी का मान है 6 वर्ष बटे 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल होगा। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 चार 25। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5100 गुणे 2 बटे 425 गुणे 6 बराबर के आर के हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। यहाँ पे इसको फिर से कैंसिल करिए, 25 से अगर कैंसिल करते हैं तो
5 से कैंसिल करते हैं, 5 8 40, 2 पचाम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1020, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे 17 आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 204, ठीक है। 2 तैया 6, 3 3 6 18, 2 3 8 24। अब 68/4 तो 17 चौके 68, तो आर बराबर फाइनली 4% आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4%, ठीक है। तो आंसर हमारा 4% हो जाएगा। तो इस तरीके हम लगा लेंगे, आंसर इसका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा 4%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। अब देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है आपके क्वेश्चन। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पी ए बराबर दिया गया है 1/2 और पी बी अपान ए बराबर दिया गया है 1/3, तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है पी ए और बी का, ठीक है। ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको कैसे लगाएंगे, तो ये देखिए पी ए और पी बी, अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन का फॉर्म, पी ए और बी मतलब होता है यहाँ पे, इसका अर्थ होता है पी ए यूनियन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ये अर्थ होता है, समुच्चय वाला ये क्वेश्चन है। तो इसका ये अर्थ होता है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे फार्मूला जो होता है पी ए इंटू पी बी अपान ए, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे 1/2 गुणे 1/3, ये फार्मूला होता है बेसिकली, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो 1/6 हो जाएगा इसका फाइनली मान, 1/6 इसका मान हो जाएगा, आंसर पी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 जो दिया गया इसको सॉल्व करना है। सॉल्व आप लोग करिएगा, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या लिखा है, ए का क्यूब लिखा है, ये बी का क्यूब लिखा है, ठीक है। इस तरीके से नीचे ए स्क्वायर, ठीक है, ए बी और बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा के इसको बताइएगा, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ठीक है। बाद में ये भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका कमेंट करके बताइएगा 81 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक हवाई जहाज 30 घंटे में ए और बी की दूरी तय करता है। यदि हवाई जहाज की चाल 3 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है तो वही दूरी 35 घंटों में तय की जाती है। तो ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है किलोमीटर में, ठीक है। अब 30 घंटे में ए और बी के बीच की दूरी तय करता है हवाई जहाज। अब यदि हवाई जहाज की चाल को हम 310 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो वही दूरी कितनी है, 35 घंटों, मतलब 5 घंटा अधिक ले लेता है उसको तय करने में। तब वही ए और बी की हमें दूरी याद करता है। तो मान लेते हैं हम ए और बी की जो दूरी है वो कितनी है, ए और बी, ठीक है, ए और बी की दूरी हम मान लेते हैं वाई किलोमीटर है, ठीक है। ए और बी की दूरी कितनी है, वाई किलोमीटर है। और हवाई जहाज की चाल अगर हम मान लें, देखिए चाल नहीं दिया गया है यहाँ पे, जो दिया गया है हवाई जहाज की चाल 310 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया नहीं गया, ये कह रहा है कि इतना कम किया जाता है, मतलब कि हवाई जहाज की चाल भी हमें नहीं पता है। तो हवाई जहाज की चाल अगर हम मान लेते हैं कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो और दूरी समान है, ठीक है, दूरी समान है दोनों बार, मतलब कि ए और बी के बीच 30 घंटे लगता है और ए और बी के बीच 35 घंटे लगते हैं, तो दोनों प्रकार दूरी समान है। यानी कि S1 T1 बराबर अगर हम कर देते हैं S2 T2, दूरी हमारा निकलेगा, ठीक है। चाल गुणा समय बराबर दूरी, तो दूरी हम बराबर कर देते हैं, इस प्रकार हमारा बराबर हो गया दोनों दूरी। तो यहाँ पे S1 क्या है, x है, इंटू T1 क्या है, 30 है, दिया गया 30 घंटे में तय करता है, बराबर S2 क्या है, तो स्पीड जब x है और 310 कम किया जाता है तो x माइनस 310 करेंगे तो ये हमारा S2 आ जाएगा। और ये कितना समय में तय करता है, तो ये 35 घंटे में तय करता है, तो इसको हम कर देंगे इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 30x बराबर 35x माइनस 310 गुणे 35 हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं तो 30x माइनस 35x माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 310 गुणे 35 आ जाएगा। यहाँ से प्लस हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 2170, 2170 x बराबर। तो ये आया आपका चाल, हमने x क्या माना था, हमने माना था चाल, तो x ये 2170 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x गुणे 30, मतलब ये दूरी ही है ना, ये तो ये दूरी अगर है x गुणे 30 या फिर x माइनस 300 गुणे 35, क्या है, दूरी ही है दोनों। तो y बराबर
हमने माना था दूरी, तो y बराबर x गुणे 30, तो यहाँ पे हम 30 गुणे 2170 कर देंगे और इसको जब गुणा करेंगे तो यह आपका फाइनली आ जाएगा 65,000 65,100 किलोमीटर। ठीक है, ये फाइनली दूरी हो जाएगी हमारी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 65,100 किलोमीटर, 65,100 किलोमीटर फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रेन अमृतसर से कांगड़ा तक 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 98 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। यदि कुल यात्रा में 194 घंटे लगते हैं तो हमें ज्ञात करना है कि इनके बीच की दूरी। अब देखिए पुराने जैसे पिछले थे वैसे निकालना है। मान लेते हैं कि इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d किलोमीटर है। ठीक है, d किलोमीटर है तो d बटे अगर 96 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये समय आ जाएगा, और प्लस d बटे अगर 98 करते हैं तो दूसरा समय होगा, और ये दोनों कर जोड़ते हैं तो कितना टोटल लगता है 194 के, तो 194 के बराबर कर देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको हम कर लेंगे अब जोड़ घटाव गुणा भाग, तो 46 और 96 गुणे 98 इनका एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा 96 गुणे 98। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 98d प्लस 96d बराबर के 194। ठीक है, तो ये अगर जोड़ते हैं तो 8 6 14 9 9 18 19 194d हो जाएगा ऊपर। ठीक है, बटा 96 गुणे 98 बराबर 194। अब देखिए 194 से कट जाएगा तो d बराबर आपका कितना आ जाएगा 96 इंटू 98, तो d बराबर हो जाएगा फाइनली 9408। ठीक है, किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा 9408 किलोमीटर, 9408 हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट। इस प्रकार लगा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या दिया गया है, वो छोटी से छोटी संभावित संख्या क्या है जिसे 13 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 8 बचता है, और 7 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है। तो अगर हम 13 से भाग देंगे तो 13 गुणे अगर 1 लेते हैं, 13 गुणे 1 प्लस 8 अगर जोड़ते हैं, जो 8 शेष बचता है तो हमारा वो संख्या कितना आ जाता है, 21 आ जाती है। अब इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 7 त्रिक 21, तो मतलब 21 जो है हमारा नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या लेंगे, 13 गुणे 2 करेंगे प्लस 8 जोड़ेंगे इसमें, तो 13 दूना 26 और 8 34, जो कि अगर हम 7 से डिवाइड इसको करते हैं तो हमारा शेषफल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 34 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। पी और क्यू की आय से 40% अधिक है। ठीक है, 40% अधिक मतलब 4/10, मतलब 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 2/5, मतलब अगर इनकी 5 है तो इनकी 7 है। ठीक है, क्यू से पी की आय जो है क्यू से 40% अधिक है, तो क्यू की 5 है तो पी की 7 होगी। तब क्यू की आय पी से कितनी % कम है, तो यहाँ पे कितना कम है, 2 कम है, कितने पर, 7 पर। तो आंसर यही हो जाएगा इसका परसेंट 200/7। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 और 56/4/7, इस तरीके से 28 सही 4/7 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 सही 4/7 फाइनली आंसर, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है कि सती और रथिन ने 6:5 में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे निवेश किए, और लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। अब यदि बाहर महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में सती और रथिन के बीच साझा किया गया था, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया, ये बताना है। ठीक है, कितने महीने अकेले निवेश किया। तो मान लेते हैं कि सती ने जो है सती ने टी महीने व्यवसाय में लगाया था। ठीक है, टी महीने क्या लगाया था, व्यवसाय में साझा किया था। तो धनराशि की अगर हम बात करेंगे, धनराशि तो कितना हो जाएगा सती का, तो 6 अनुपात में है, मतलब 6 गुणे टी हो जाएगा, इतना धनराशि सती का हो जाएगा। और ये रथिन का कितना हो जाएगा, रथिन का 5 गुणे 12 हो जाएगा, 12 महीने लगाया। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो लाभ इनका जो दिया गया वो कितना है, लाभ दिया गया 7:10 के। ठीक है, 7:10 के लाभ दिया गया है। तो यहाँ से तो हम देखते हैं कि 6 गुणे टी बटे 5 गुणे 12 ये बराबर क्या हो जाएगा 7/10 के। तो यहाँ से अगर हम टी का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 2 से कट जाएगा, तो टी बराबर आ जाएगा 7 महीना। तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया,
रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया? तो 12 माइनस 7, माने कि 5 माह तक अकेले जो है निवेश किया, 5 माह तक अकेले निवेश किया था। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 माह यही निकालना था आंसर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते, 86 हो गया, 87 देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि तोरसा ने 2250 रुपये के साथ कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने के बाद त्रिशा ने 2880 रुपये का जो है निवेश कर दिया। यदि 12 महीने के अंत में तोरसा के निवेश के समय लाभ को तोरसा और त्रिशा के द्वारा 25 अनुपात, ठीक है, 25 अनुपात 24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो त्रिशा ने कितने महीने के लिए निवेश किया था, यह हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2250 रुपये निवेश किया गया तोरसा के द्वारा 12 महीने के लिए निवेश किया गया। अब ऊपर वाले क्रम लगाएंगे और 2280 रुपये, ठीक है, 2280 या 2800, एक मिनट, 2880, सॉरी 2880। तो 2880 रुपये जो है ये निवेश किसके द्वारा किया गया है? त्रिशा के द्वारा। और 2880 रुपये इन्होंने मान लीजिए x महीने में निवेश किया। ये दोनों का लाभ कितना है? 25/24। इसको इसके बराबर कर देंगे। अब यहाँ से हम कर लेंगे सॉल्व, x का मान हमें पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा 2880 है। ठीक है, 25 से ही हम 225 और 12 से काटते हैं तो 12 दूना 24, 4 12 चौक 48, 24 कट जाएगा। x का मान फाइनली कितना आ जाएगा? ठीक है, इसको कर लीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 2250 गुणे 12 गुणे 24 बटे 2880 गुणे 25। ठीक है, इसको काटा पीटा कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा x बराबर 9 माह। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9 माह, सी पार्ट इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया गया है? एक दुकानदार ने, ठीक है, एट्टी एट नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 140 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 370 रुपये किलोग्राम के चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा का उसने 70% 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। 65% का लाभ, समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए? चलिए इसको कैसे निकालेंगे? देखिए 370 किलोग्राम का अगर देखते हैं, 370 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य, ठीक है, चावल का क्रय मूल्य, तो 370 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 370 रुपये प्रति किलोग्राम। कितने चावल हैं? 370 किलोग्राम का 140 रुपये के हिसाब से खरीदा गया, तो इनको गुणा करेंगे तो 51,800 रुपये आता है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं 370 का 70% अगर देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 370 गुणे 70 बटे 100, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर जाए, 37 गुणे 7 मतलब 259 किलोग्राम आ जाएगा। अब 259 किलोग्राम जो है ये चावल का, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इस चावल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो इसको बताया गया कि 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया, यानी कि 210 गुणे 259 गुणा करिएगा तो इसका मान आ जाएगा 54,390। ठीक है, ये माना जाएगा विक्रय मूल्य हो गया। अब शेष जो 111 किलोग्राम बचा, 259 बेच दिया गया, अब शेष 111 किलोग्राम जो बचा है तो इसका विक्रय मूल्य मान लेते हैं कितना है? 111 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं तो 370 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 100 गुणे 65% का लाभ मिला, तो ठीक है, समग्र लाभ, तो 100 गुणे 65/100 इंटू कितने रुपए पर? तो 51,800 रुपये पर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? टोटल गुणा भाग जोड़ घटाव करिएगा तो आ जाएगा 85,470 रुपये। ठीक है, ये 370 किलोग्राम का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस प्रकार जब टोटल ये आ गया तो मतलब कि अगर हम देखते हैं 111 किलोग्राम का विक्रय मूल्य कितना है? 111x प्लस 259 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 54,390 रुपये, और ये दोनों जोड़ के बराबर कितना आ जाएगा? 85,470 रुपये। तो इसको बराबर कर देंगे तो 111x बराबर हो जाएगा 85,470 माइनस 54,390।
इसको अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3108, ये 111 एक्स के बराबर, तो एक्स बराबर हो जाएगा 280। ठीक है, 111 से इसको डिवाइड करेगा तो 280 आ जाएगा। तो यही हमें निकालना था, एक 280 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम बेचेंगे उसको। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिया गया है? दिया गया है एक ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 550 रुपये खर्च कर दिया। फिर उसने इसे 10% लाभ पर बेच दिया, बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेच दिया। इसके बाद अंततः सी ने इसे 30% लाभ पर 6,864 में बेच दिया। तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था, ये बताना। देखिए यहाँ पे बताया तो 10% के लाभ पर बी को बेचा गया, यानी कि अगर हम निकालें 10% तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये का लाभ पर बेचा गया, 10 रुपये का सामान 11 रुपये में बेचा गया। एसपी हो गया, एसपी जो ये आया ये किसका हो गया? ये बी का हो गया। ठीक है, बी को बेचा गया था। और ये हो गया सीपी इसका। फिर इसके बाद कह रहा है कि 20% हानि पर बेचा गया, मतलब कि 20×5 मतलब 1/5, मतलब कि 5 रुपये का सामान तो 4 रुपये में बेचा गया। ये सी के लिए हो गया। ठीक है, ये सी के लिए हो गया, एसपी सी को बेचा गया। अब सी ने इसे 30% लाभ पर बेच दिया। 30% मतलब 3/10 लाभ पर बेचा है, मतलब कि 10 रुपये का सामान इसने बेच दिया 13 रुपये में। ठीक है, टोटल। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो बी का मान है 11 रुपये, तो 11 रुपये जो बी का मान है ये हम बराबर करेंगे, क्योंकि 11 रुपये पर बी को बेचा गया था। तो बी ने यहाँ पे जो 5 रुपये आया है बी के द्वारा, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे इसको 11 के बराबर। और फिर इसके बाद हम सी को जो 4 रुपये आया, 10 है, तो इसको हम बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हम 11 में 5 से गुणा करते हैं, ठीक है, 11 में हम क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे, और इसमें हम टोटल ओवरऑल गुणा कर देते हैं जो है 11 से। तो हमारा ये क्या बन जाएगा? 10×5 = 50 और 11×5 = 55। ये हो जाएगा 11×5 = 55 और 11×4 = 44 हो जाएगा। ठीक है, 11×4 = 44 हो गया। अब देखिए जब ये 44 हो गया तो हमें भी ये 44 बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर हम 10 से गुणा कर दें ओवरऑल, और यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 44 से, तो ये हो जाएगा 550 10 से, और ये हो जाएगा 440, और इसको हम करेंगे तो 440 हो जाएगा इधर, और ये 13×40 और इधर भी 440 हो जाएगा। अब ये जब 550 हो गया तो इसको भी 550 करना, तो यानी कि इसमें हम क्या करें? इसमें हम फिर एक 10 से और गुणा करें, यानी यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। तो अब हमारा देखिए बराबर हो गया। ठीक है, बी का भाव बराबर है, सी का भी भाव बराबर है, 440 440। तो इस प्रकार अब ये बराबर हो गया, यानी कि अब जो हमारा वैल्यू दिया गया है कि फाइनली जो बेचा गया है सी के द्वारा 30% लाभ पर, वो कितना है? 6,864। तो हमारा जो फाइनली आया वो कितना है? 13×44 रेशियो। तो ये हो जाएगा 13×44 रेशियो के 6,864 के। तो यहाँ से एक रेशियो निकालेंगे तो 6,864/13×44 के। इसको काटिए पीटिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 11 से, तो 11×4 = 44, और इसको कैंसिल करते हैं तो 11×6 = 66, 4, 11×4 = 44, ये कैंसिल होगा इस तरीके से। 11×6 = 66, 2 2 आएगा, 11×2 = 22। ठीक है, 11×2 = 22, 4, 11×4 = 44, 624 आ गया। ठीक है, 13 से कैंसिल करते हैं तो 13, 13×4 = 52, 13×4 = 52 और 10। ठीक है, 13, 28 को 4। अब ये कैंसिल होगा तो 4 एकम 4, 4×2 = 8। तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा 12। एक रेशियो हमारा कितना आ जाएगा? 12 के। ठीक है, अब हमें देखिए फाइनली क्या निकालना है। फाइनली अब यहाँ से हम सबको निकालते हैं। ए ने वस्तु के लिए कितना ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया? ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया? तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया बताना है। तो ए ने भुगतान कितना किया था? ए के द्वारा भुगतान किया गया था 500। ठीक है, ए ने कितना भुगतान किया था? 500। ये ए का है, तो 500 × 12 कर देंगे। ठीक है, तो 500 × 12 कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये। और 6,000 रुपये के बाद इसमें हम 550 घटा देंगे, क्योंकि उसने खर्चा किया था। तो टोटल भुगतान इसका कितना आ जाएगा? 5450। तो 5450 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर इसके लिए बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट इसके लिए करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें बीसी त्रिभुज की असमान भुजा है और रेखा एडी शीर्ष ए से भुजा बीसी तक खींची गई मध्यिका है। यदि लंबाई एसी बराबर 5 सेंटीमीटर और मध्यिका की लंबाई भी दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो हमें बीसी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 90। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे तभी इसको समझ में आएगा। चलिए इस त्रिभुज बनाते हैं एक। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजाएं इसकी बराबर होंगी और एक मध्यिका हो जाएगी। तो मध्यिका जब खींचा जाता है तो वो क्या होता है, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इस तरीके से 90 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर हो जाएंगी। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और मध्यिका की लंबाई भी दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी सी और इसके बाद ये मध्यिका ए डी है। ठीक है, अब दिया गया है ए बी बराबर ए सी के बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है क्वेश्चन। और इसके बाद AD भी दिया गया है, AD बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ये दो चीजें दी गई हैं। तो समकोण त्रिभुज अगर हम लेते हैं, समकोण त्रिभुज ADB में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में अगर हम लेंगे, ये है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, ADB में समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री D बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या बन जाता है आपका, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, लगाएंगे। यहाँ से AB का मान पता है कितना, 5 का स्क्वायर प्लस AD का मान 4 का स्क्वायर प्लस BD का मान हमें ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से 25 माइनस 4 चौक 16 बराबर BD का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 25 माइनस 16 मतलब कि ये 9 बराबर BD के स्क्वायर के। तो यहाँ से BD का मान कितना हो जाएगा, BD का मान बराबर 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, BD का मान कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से भुजा BC की लंबाई कितनी हो जाएगी, भुजा BC की लंबाई, जब BD का मान 3 हो गया तो भुजा BC बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, ये बराबर BC की लंबाई हो जाएगी। 6 सेंटीमीटर हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक थैले में 91 नंबर क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के कितने अनुपात में है, 2:3:5 अनुपात में है। अब यहाँ पे यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 228 रुपये। ठीक है, 228 रुपये इनका टोटल मूल्य है। तो ये उस थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि इनकी जो सिक्कों की संख्या है वो कितना है, 2x 3x और 5x है। तो प्रश्न के अनुसार 2x जो सिक्के हैं 1 रुपए के, तो गुणे 1 कर देंगे, प्लस 3x जो सिक्के हैं ये कितने हैं, 50 पैसे, माने कि अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 रुपये हो जाएगा। प्लस 5x सिक्के हैं 25 पैसे के, यानी कि 1/4 रुपये हो जाएगा। ये बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 228 के। सॉल्व करिए तो 2x हो जाएगा प्लस 3x/2 प्लस 5x/4, ये बराबर के हो जाएगा आपका 228 के। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं 4 तो ये हो जाता है, ठीक है, कितना, 4 दूनी 8x प्लस 3 दूनी 6x प्लस 5x बराबर 228 के। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 से 14 और 5 19x/4 बराबर 228। तो 19x बराबर 228 गुणे 4, तो x बराबर 228 गुणे 4/19। तो x बराबर यहाँ से मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 48। x बराबर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो इस तरीके से x का मान 48 आ गया। तो हम 50 पैसे सिक्के की कुल संख्या हम ज्ञात करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। 50 पैसे का कितना है, 3x। तो 3x कितना आ जाएगा, 3 गुणे 48, तो मतलब 48 गुणे 3 मतलब कि 144। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 144। ठीक है, 144 सिक्के। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 144। अगर यहाँ पे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछता तो 2x है, तो 2 गुणे हम कितना कर देते हैं, 48, मतलब 90 सिक्के हो जाते 1 रुपए के। और अगर 25 पैसे का पूछता तो 5x है, तो 5 गुणे 48 कर देते तो ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाता। तो इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92।
दिया गया एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज 2508 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20% पर लिया जाता है, मतलब कि 1/5। अगर हम यहाँ से मान ले कि 25 रुपये उसका मूलधन है, तो यहाँ से 1/5 अगर हम लगाते हैं दर, तो 5 रुपये पहले वर्ष का ब्याज आ जाएगा और 5 रुपये दूसरे वर्ष का ब्याज आ जाएगा, और दूसरे वर्ष में 5 का 1/5 हो जाएगा ये, तो 1 रुपया ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो टोटल अगर देखा जाए चक्रवृद्धि ब्याज के, तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 और 11 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 11 रेशियो के हो जाएगा। तो ये 11 रेशियो के बराबर दिया गया किसके, 2508 के। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 11 दूना 22, 3 11 दूना 22 8 11 8 88, तो 1 रेशियो बराबर 228 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन हमने कितना माना था, पी माना था 25, तो 25 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 228 × 25। यहाँ से इसको गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 5700 रुपये, ये हमारा हो जाएगा मूलधन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 5700, सी पार्ट इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार लगा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दी जाती है और इसकी ऊंचाई 20% तक कम कर दी जाती है। तो घनाभ के आयतन में वृद्धि बताना है, परसेंटेज वृद्धि कितना हुआ। अब देखिए, घनाभ की अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान में घटाया बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे जो घनाभ का आयतन क्या होता है, L × B × H होता है। ठीक है, ये होता है घनाभ का आयतन का फार्मूला, मतलब तीनों गुणा में होता है। तो यहाँ पे देखिए, लंबाई और चौड़ाई में 10 और 20% बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम 10% और 20% का निकालेंगे, टोटल वृद्धि कितना हुआ, तो 10 + 20 दोनों बढ़ा गया, इसलिए प्लस, और प्लस 10 × 20/100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 20 10 30 + 2 यानी कि 32%। तो टोटल इन दोनों की वृद्धि हो जाएगी 32%। अब कह रहा है कि 20% तक ऊंचाई में कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब ओवरऑल निकालेंगे तो 32 बढ़ाया गया और 20 कम कर दिया गया, मतलब कि -20 और -32 × 20/100। इसका एक और बार इस तरीके निकाल लेंगे, कम किया जाता है तब माइनस उसको लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम कैंसिल करते हैं 20 × 500, तो 32 - 20 और माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 छक 30 और 5 चौक 20, तो 32 20 छक 26.4। तो इसको अगर हम घटाते हैं तो 32 - 26.4 यानी 5.6% की ओवरऑल जो है बढ़ोतरी है। पॉजिटिव में अगर आता है तो मतलब वृद्धि होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव में आया तो मतलब वृद्धि हो गया पूरा ओवरऑल। इसको अब हमें बदलना किस में, फ्रैक्शन में, क्योंकि हमारा जो मान दिया गया वो सभी फ्रैक्शन में दिया गया। ठीक है, तो हम बदलेंगे इसको, 5.5/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 56/10 लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा, 10 कैंसिल करते हैं, 5 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, मतलब कि 28/5 आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 हम 25, 3 28/5, तो 5 से ही 3/5 परसेंटेज आ जाएगा, 5 से ही 3/5% हो जाएगा। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। आंसर क्या है इसका, ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। अब देखिए 94 से क्वेश्चन नंबर 96 तक इसी ग्राफ से हमें क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, ग्राफ जो दिया गया है इसी ग्राफ से हमें उसका उत्तर देना है। ठीक है, चलिए अब पहले 94 देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया गया हिंदी तथा गणित में कुल कितने अंक प्राप्त हुए। हिंदी और गणित के कुल अंक बताना है। तो टोटल कितना है, ये डिग्री में दिया गया, तो 360 डिग्री अगर हम निकालते हैं, 360 डिग्री बराबर ये हो जाएगा, टोटल दिया गया कितना, कुल प्राप्त अंक 432 है, तो 360 डिग्री बराबर 432 का हो जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर रेशियो हो जाएगा 432/360। तो यहाँ से गणित और हिंदी और गणित का कितना है, हिंदी और मैथ का टोटल अगर हम देखेंगे तो हिंदी का दिया गया 65 डिग्री प्लस मैथ का 80 डिग्री, इनका रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो इनको हम दोनों को जोड़ देंगे तो 432/360 और ये गुणे हो जाएगा 145। ठीक है, 65 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 145। तो इस तरीके से इसको जब डिवाइड करिएगा, गुणा भाग करिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 174। ठीक है, तो कुल कितने अंक प्राप्त हुए, दोनों मिलाकर 174 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, हिंदी और गणित के कुल 174 अंक प्राप्त हैं, जो कि आपको ऑप्शन में इस तरीके से मिल जाएगा 174, जो कि दिया गया है सी पार्ट इसका करेक्ट।
95 नंबर क्वेश्चन इसी से पूछा गया है कि विज्ञान में प्राप्त कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। विज्ञान में कितना 70 डिग्री प्राप्त हुआ, ठीक है, 70 डिग्री प्राप्त हुआ। इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो विज्ञान का परसेंटेज कितना 70 डिग्री है, कितने डिग्री पर, टोटल 360 डिग्री पर इंटू 100 कर देंगे तो हमारा ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 700/36 आ जाता है। तो यहाँ पे इसको और डिवाइड करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 19.44%। भाग करिएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका क्या आंसर हो जाएगा, 19.44%, 95। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, 19.44%। डी पार्ट करेक्ट है। चलिए, गणित में प्राप्त अंक सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना हमें। अब गणित में प्राप्त अंक कितना है, चलिए 96। गणित में प्राप्त अंक और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, गणित में अगर हम देखेंगे तो 80 डिग्री प्राप्त है, और सामाजिक विज्ञान में कितनी डिग्री प्राप्त है, सामाजिक विज्ञान में 70 डिग्री प्राप्त अंक है। कितना प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत में बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 - 70/70 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज अधिकता वाला। तो इसको अगर 80 - 70 के 10/70, 10/70 × 100, तो 100/7, यानी कि ये हो जाएगा आपका 14.28%। ठीक है, फाइनल इतना परसेंट अधिक है। आंसर इसका हो जाएगा जो है 96 का, क्या 96 का 14.28%, यानी कि बी पार्ट करेक्ट है। चलिए, अब देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन है, 31 मैचों में धोनी का औसत रन जो है 31 रन है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे, ये बताना है। ठीक है, तो 31 मैच में उसका औसत रन कितना है, 31 रन है। यानी कि अब जो अगला मैच होगा, यानी कि 32वां मैच होगा, तो 32 में 2 रनों की वृद्धि के लिए, मतलब टोटल औसत रनों में 2, तो टोटल कितना वृद्धि हो जाएगा। अगर 2-2 रन की सब में वृद्धि होगी तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 64 रन की वृद्धि हो जाएगी टोटल। और प्लस औसत रन कितना है, 31 रन, तो 31 इसमें हम जोड़ देंगे, तो टोटल 4 × 1 = 5 और 6 × 3 = 9, तो 95 रन टोटल उसे 32वें पारी में बनानी पड़ेगी। ठीक है, 95 रन टोटल उसे 32वें पारी में बनानी पड़ेगी। तो इस प्रकार इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा 95। ठीक है, 95 इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर है, पंसारी द्वारा 75 रुपये और 100 रुपये प्रति किलोग्राम, 75 रुपये और 100 रुपये प्रति किलो वाली 2 दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 86.5 रुपये प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त है। इसमें क्या है, सिंपली है, इसका मिश्रण वाला लगा देंगे, एलिगेशन का मेथड। 100 में से 86.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 13.5, और 86.5 में 70 घटाएंगे तो 11.5 आएगा। इसका हम निकाल लेंगे अनुपात, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, कैंसिल करिएगा तो 27.23 आ जाएगा। ठीक है, 27.23 आ जाएगा फाइनली आंसर, 27:23 आ जाएगा फाइनली आंसर। डी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। इजी था। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि 2 रेखा दिया गया 3x + y - 7 = 0 और x + 2y + 9 = 0। इसका हमें मान क्या ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच का हमें कोण बताना है, क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि m1 और m2, ठीक है, इसके लिए m1 और इसके लिए m2, दो दी गई लाइनों की ढाल को प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं प्रवणता। तो इसकी प्रवणता हम कैसे निकालेंगे m1, तो इसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे y बराबर कर देंगे -3x और -7। ठीक है, -3x और यहाँ पे जब -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, जो कि हमारा ये समीकरण बन जाएगा y बराबर mx + c के अनुसार। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से m बराबर अब कंपेयर कर लेंगे तो m1 बराबर हमारा मान आ जाएगा, m1 बराबर -3 आ जाएगा। और इसी प्रकार इस वाले समीकरण में हम जब बनाएंगे पक्षांतर करके तो हमारा m2 बराबर आ जाएगा, निकाल लीजिएगा, -1/2 करके आ जाएगा। इस प्रकार हो गया हमारा m1 और m2। अब हम क्या करेंगे, अब दी गई थीटा, यदि थीटा दी गई लाइनों के बीच का न्यून कोण हो तो हम tan थीटा बराबर निकालेंगे mod ऑफ m1 - m2, जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को लगाएगा 1 + m1 × m2, मॉड बंद हो जाएगा। तो ये होता है फार्मूला थीटा निकालने का जो है। ये मॉड इसलिए लगाते हैं कि अगर वैल्यू निगेटिव में आ जाती है तो उसको हम पॉजिटिव बना देंगे। ठीक, इसका अर्थ ये होता। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर m1 का मान है -3
-m2 का मान है -1/2 बटे 1 प्लस -3 -1/2 वैल्यू को रख दीजिए। इसके बाद इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा ऊपर 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 वो भी माइनस करके, और नीचे भी 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5/2 कट जाएगा तो ये आपका बचेगा -1 मॉड ऑफ। तो इस तरीके से मॉड जब हटेगा तो ये +1 में आ जाएगा। ठीक है, tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा +1, जो कि ये किसका वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होता है tan 45 डिग्री का। तो इस तरीके से यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री हो जाएगी। आंसर इसका 45 डिग्री सही है, आंसर बी बार करेक्ट है। तो इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे। चलिए ये हो गया। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 100 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 है, रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या कितना है, सिर 100 है। ठीक है, सिर कितना है 100 है, और पैरों की कुल संख्या कितना है, पैर 348 है। तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं। अब सिर की संख्या 100 है, यानी कि उसके पास टोटल जानवर जो है 100 हैं। तो मान लेते हैं बकरी कितनी है, बकरी, ठीक है, बकरियों की बात करेंगे तो x मान लेते हैं। तो मुर्गी कितनी हो जाएगी, मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 100 माइनस x। टोटल सिर 100 है तो टोटल जानवर तो 100 हुए, तो 100 में से x घटा देंगे तो उतनी मुर्गियां होगी। तो अब बकरियों के कितनी पैर होते 4, तो x गुणे 4 कर देंगे, प्लस मुर्गियों के 2 पैर होता है तो 100 माइनस x इंटू 2 हो जाएगा, बराबर करके क्या हो जाएगा, बराबर करके हो जाएगा 348 पैर टोटल ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 200 माइनस 2x बराबर 348। तो 4x माइनस 2x बराबर 2x, ये 248 उधर जाएगा, 348 उधर जाएगा, और सॉरी 348 में 200 उधर जाएगा, तो इस तरीके से घट जाएगा। तो यहाँ से अगर घटाएंगे तो 148 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2 सत्ते 14 2 चौके 8, तो x बराबर 74 माना जाएगा। यानी बकरियों का कितना मान है 74। तो मुर्गियाँ कितनी हो जाएंगी, मुर्गी 100 माइनस 74 कर जाएगा तो 6 आ जाएगा, 9 के साथ में 2 26। तो हमें बकरियों का ज्ञात करना था, तो 74 इसका राइट आंसर है, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका काम है। आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।